MPGK की महावीर की जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम चैप्टर 6 कवर कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश में वनों की स्थिति। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष कौन से पाए जाते हैं। तो सागौन के वृक्ष जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं और ये जो है आपके 17.8% क्षेत्र पर पाए जाते हैं, जिसमें कि आपके जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा ये और धार जिले में, मतलब आपका जो नर्मदा सोन घाटी और कुछ आपका नीचे सतपुड़ा का क्षेत्र है उसमें पाए जाते हैं। और सागौन की लकड़ी जो है वो किस काम में आती है, तो ये आपकी इमारतें बनाने में काम आती है और इससे फर्नीचर भी काफ़ी बनाए जाते हैं जो काफ़ी हल्के और मजबूत होते हैं, सागौन के बनाए गए फर्नीचर। और होशंगाबाद की बोरी घाटी जो है ये सागौन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में देश के कुल बाघ संख्या का कितना प्रतिशत बाघ पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो है आपके 22% बाघ पाए जाते हैं, जिनमें सर्वाधिक बाघ जो हैं ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हैं। जो आपके सर्वाधिक बाघ हैं मध्य प्रदेश में वो कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। जबकि सर्वाधिक घनत्व वाला उद्यान जो है आपका, ये आपका बांधवगढ़ है। सर्वाधिक बाघों के घनत्व कहाँ मिलता है आपका फ्रेंड्स, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। और सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ मिलते हैं, तो आपके कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। और मध्य प्रदेश में जो पूरे इंडिया के 22% बाघ पाए जाते हैं। हालांकि जो है पर्यावरण एवं वन रिपोर्ट के अनुसार होशंगाबाद, बैतूल, नर्मदा नदी के उत्तरी घाट और कान्हा किसली में बाघों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। ठीक है, अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कट्टीवाड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य बनाने की स्वीकृति दी है। कट्टीवाड़ा किस जिले में स्थित है, कट्टीवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका किस जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कट्टीवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान बनाने की स्वीकृति दी है और कट्टीवाड़ा जो है वो किस जिले में है, तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में की तहसील कट्टीवाड़ा में 90 किलोमीटर क्षेत्र पर राष्ट्रीय अभयारण्य बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में काठियावाड़ा में राष्ट्रीय अभयारण्य बनाने की स्वीकृति दी है। और काठियावाड़ा किस जिले में स्थित है, तो ये आपके अलीराजपुर में है। यहाँ पर एक राष्ट्रीय अभयारण्य बनाने की स्वीकृति दी गई है। 90 किलोमीटर क्षेत्र पर राष्ट्रीय अभयारण्य बनाया जाएगा। और अभयारण्य की स्वीकृति मिलते ही वन विभाग ने प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण काठियावाड़ा को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। अब आता है आपका कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस पशु पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। तो जो आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है तथा इसकी लंबाई जो है वो 543 किलोमीटर में आपका ये क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क फैला हुआ है। इसकी स्थापना जो है 1981 में होशंगाबाद में की गई थी। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं ये आपके कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये आपके 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की निम्न में से क्या विशेषता नहीं है। तो उष्णकटिबंध ये जो वन है ये अधिक जल की आवश्यकता होती है इन वनों को, और ये जल की कमी होने के कारण अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये देखो इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि पर्णपाती यानी कि पत्तियां गिराने वाले हैं और उष्णकटिबंधीय हैं। इन्हें जल ज़्यादा चाहिए, अगर जल नहीं मिलता है तो पत्तियां गिरा देते हैं, ये इनकी विशेषता है। मंडला, बालाघाट, सीधी एवं शहडोल जिलों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये जो आपके क्षेत्र हैं यहाँ पर आपके जो है अधिक वर्षा वाले वन पाए जाते हैं, इसी कारण यहाँ जो है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। मंडला, बालाघाट, सीधी एवं शहडोल जिलों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये अपना हो गया था कि यहाँ पर जो है देखो ये इस एरिया में ज़्यादा बारिश होती है तो यहाँ पर ऐसे वन पाए जाते हैं जो ज़्यादा बारिश में होते हैं और ये अर्धपर्णपाती होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि इनको अपनी बहुत ज़्यादा पत्तियाँ गिराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर ऐसे वन होते हैं कि बहुत कम पत्तियाँ गिराते हैं, पत्तियाँ तो गिराते हैं और एक साथ एक मौसम में सारे वन पत्तियाँ नहीं गिराते हैं। यहाँ पर ये होता है कि जब उनकी पत्तियाँ पुरानी हो जाती हैं तो उस प्रोसेस से ये पत्तियाँ गिराते हैं, ना कि जल की कमी से, क्योंकि यहाँ जल की कमी होती नहीं है, क्योंकि यहाँ 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश होती है। श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम एवं मंदसौर इत्यादि क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं।
तो इन क्षेत्रों में जो है आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता हो तो इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है, यहाँ पे औसत से भी कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर जो है आपके शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क वन पाए जाते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती शुष्क वन। ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, फिर आता है निम्न में से किन स्थानों पर 50% से अधिक वन हैं। तो आपके जो हैं ये बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, बालाघाट, यहाँ पर जो है 50% से ज़्यादा वन है, क्योंकि यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर है कि प्रदेश के उन भागों के में शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। तो वे कौन से भाग हैं आपके, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होगी वहाँ पर आपके कटीले वन पाए जाएंगे। 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कटीले वन पाए जाएंगे। ये मुख्यतः जो है उत्तरी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कौन सा जिला शुष्क कटीले वनों से संबंधित नहीं है? तो ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, मंदसौर आदि जिलों में शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं फ्रेंड्स, कि कौन सा जिला जो है ये आपके शुष्क कटीले वनों से संबंधित नहीं है? ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, मंदसौर आदि जिलों में आपके शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं। फिर आता है कि वनों का शासकीय वर्गीकरण का आधार निम्न में से क्या नहीं है? तो जो है आपका शासकीय वर्गीकरण के लिए जो है संरक्षित वन, आपके आरक्षित वन एवं जो है अवर्गीकृत वन में इनको देखा जाता है। देखो, आपके संरक्षित वन वे होते हैं जिनका संरक्षण सरकार द्वारा किया जाता है। आरक्षित वन वे होते हैं ऐसे वन जहाँ पर जो है बिना परमिशन के एंट्री तक नहीं मारी जा सकती है। और आपके जो अवर्गीकृत वन ऐसे वन होते हैं जिनका किसी तरीके से ना तो वे आरक्षित है ना वे संरक्षित है, उनका किसी तरीके से वर्गीकरण नहीं किया गया है। ठीक है, और वर्गीकृत वन में ये आपके संरक्षित और आरक्षित आ जाते हैं। तो इसका आंसर आपका डी बन जाएगा कि जो वर्गीकृत वन है ये कोई भी आधार नहीं है वनों के डिवीजन का। मध्य प्रदेश में संरक्षित वनों पर किसका पूर्ण नियंत्रण होता है? तो मध्य प्रदेश में जो संरक्षित वन है, संरक्षित वनों पर पूर्ण नियंत्रण जो है ये सरकार का होता है। और मध्य प्रदेश में संरक्षित वनों पर पूर्ण नियंत्रण सरकार का होता है। ये कितने हैं आपके 33% क्षेत्र पर, जो टोटल वन क्षेत्र है उसमें 33% क्षेत्र पर आपके संरक्षित वन हैं। किन वनों में वृक्षों को काटने के साथ पशुचारण पर भी रोक होती है? मैंने अभी आपको बताया था। तो ये आपके आरक्षित वन होते हैं, इनमें ना तो आप पेड़ काट सकते हो ना ही आपने पशु चरा सकते हो। ये 65% क्षेत्र पर सरकार के नियम अत्यंत कठोर होते हैं यहाँ पर, और इन क्षेत्र पर वृक्ष काटने के साथ साथ पशुचारण पर भी पूर्ण रोक होती है। सागौन वृक्ष का बाहुल्य किन जिलों में है? तो सागौन वृक्ष का जो बाहुल्य है आपका, ये अभी हमने ऊपर भी देखा था कि जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सागर जिले में सागौन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? 1995 में शुरू की गई थी आपकी मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना। और इस परियोजना में वनों के संरक्षण हेतु विस्तृत नियम बनाए गए थे। ठीक है, जो मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना है ये 1995 में शुरू हुई थी और इसमें जो वनों के संरक्षण हेतु विस्तृत नियम बनाए गए थे। मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना प्रदेश में किसके आर्थिक सहयोग से प्रारंभ की गई है? जो आपकी मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना है ये आपके विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से प्रारंभ की गई है। कौन सी? मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना वर्ल्ड बैंक की मदद से स्टार्ट की गई है। 1995 में वर्ल्ड बैंक की मदद से मध्य प्रदेश में वानिकी परियोजना आपकी शुरू की गई। सागौन के लिए औसतन वर्षा कितनी होती है? तो ये 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा जो है सागौन के लिए आवश्यक होती है। इसीलिए मध्य प्रदेश में सागौन के वृक्ष काफ़ी पाए जाते हैं। कर्नाटक के बाद में दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश का ही नंबर आता है सागौन के वृक्षों के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस रेंज में काफ़ी बारिश होती है। सागौन के वृक्ष के लिए किस प्रकार की मिट्टी, सागौन के वृक्ष जो हैं वो किस प्रकार की मिट्टी में पाए जाते हैं? तो ये आपकी जो है काली मिट्टी में पाए जाते हैं आपके सागौन के वृक्ष। सामान्यतः साल के वृक्ष प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी में पाए जाते हैं? तो साल के वृक्ष अधिकतर बघेलखंड प्रदेश में लाल पीली मिट्टी में अधिकतर पाए जाते हैं। ठीक है, जो साल के वृक्ष हैं वो अधिकतर बघेलखंड प्रदेश में लाल पीली मिट्टी में
पाए जाते हैं। साल के वन अत्यधिक सघन होते हैं क्योंकि यहाँ वर्षा जो है आपकी कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं आपके, इसलिए जो है आपके साल के वृक्ष अत्यधिक सघन आकृति में पाए जाते हैं। साल के वृक्षों की लकड़ियों का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। तो साल के वृक्ष जो हैं ये रेलवे के स्लीपर बनाने में इसकी लकड़ी का अधिकतर उपयोग किया जाता है। बांस के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा लाभदायक है? तो बांस के लिए जो है आपकी 75 सेंटीमीटर वर्षा लाभदायक है। और जो बांस है ये एक प्रकार की घास होती है, ये पेपर में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि बांस क्या है, एक पेड़ है, घास है कि क्या है? तो बांस जो है आपकी एक प्रकार की घास होती है और जो है 75 सेंटीमीटर के लगभग इसको वर्षा की आवश्यकता होती है। बांस का मुख्य उपयोग क्या है? बांस का जो मुख्य उपयोग है आपका वो है आपका कागज़ बनाने में। बांस का मुख्य उपयोग किस में होता है? आपके कागज़ बनाने में बांस का मुख्य उपयोग किया। बांस एक विशिष्ट प्रकार का पदार्थ लुगदी बनाने में इसका बांस का यूज़ किया जाता है, जिसका उपयोग कागज़ बनाने में किया जाता है। और मध्य प्रदेश में जो है आपका डेंड्रोकैलेमस प्रजाति का बांस पाया जाता है। कौन सा? डेंड्रोकैलेमस प्रजाति का बांस आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। बांस से अखबारी कागज़ बनाने का कारखाना कहाँ मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो बांस से अखबारी कागज़ बनाने का कारखाना जो है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के नेपानगर में है। ठीक है, बुरहानपुर ज़िले के नेपानगर में है। किन स्थानों पर बांस पाया जाता है? तो प्रदेश में जो है बांस मुख्यतः बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, सिवनी, मंडला आदि जिलों में पाया जाता है। तो बांस कहाँ पाया जाता है आपका? मुख्यतः आपका बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, सिवनी, मंडला, सागर आदि जिलों में पाया जाता है। और बांस है एक सघन घास। बांस क्या है आपकी? एक घास होती है बांस। निम्न में से किन जिलों के जंगलों में खैर की लकड़ी प्राप्त होती है? तो आपकी खैर की लकड़ी जो है फ्रेंड्स ये आपकी शिवपुरी, श्योपुर आदि जिलों में मिलती है। खैर की लकड़ी कहाँ मिलती है? आपकी शिवपुरी, श्योपुर आदि जिलों में मिलती है। खैर वृक्ष से संबंधित निम्न तत्वों में क्या असत्य है? तो खैर वृक्ष मुख्यतः चर्म शोधन, पाचन की औषधि एवं कत्था बनाने के लिए किया जाता है। खैर वृक्ष से संबंधित निम्न तत्व में क्या असत्य है? तो खैर तत्व जो है इसमें आपका इसका उपयोग जो है चर्म शोधन के लिए किया जाता है, तो ये तो सत्य है। खैर से कत्था बनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यह पाचन के लिए औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी सत्य है। और इससे कत्था बनता है, तो ये भी सत्य है। यह वस्तुएं रंगाई के काम आता है। तो खैर जो है, खैर का वृक्ष वस्तुएं रंगाई के काम नहीं आता है, ये असत्य है। खैर वृक्ष मुख्यतः चर्म शोधन, पाचन की औषधि एवं कत्था बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में लाख बनाने का एकमात्र कारखाना कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में लाख बनाने का एकमात्र कारखाना आपका उमरिया जिले में है। ठीक है, लाख मुख्यतः किन वृक्षों में से पाया जाता है? तो लाख आपका मुख्यतः पलास, कुसुम, अर्जुन आदि वृक्षों से मिलता है। लाख मुख्यतः किन वृक्षों से पाया जाता है? मुख्यतः आपका पलास, कुसुम, अर्जुन आदि वृक्षों से लाख मिलता है। प्रदेश में हर्रा अन्य राज्यों को भी भेजा जाता है, इसका मुख्य उपयोग है। प्रदेश में जो हर्रा है ये मुख्यतः चर्म शोधन के लिए उपयुक्त होता है एवं छिंदवाड़ा, बालाघाट एवं श्योपुर जिले में पाया जाता है। प्रदेश में जो हर्रा है ये मुख्यतः कहाँ चर्म शोधन के लिए यूज़ किया जाता है। और ये आपके कहाँ मिलता है? छिंदवाड़ा में मिलता है, बालाघाट और श्योपुर जिले में आपका हर्रा मिलता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन किस प्रजाति के हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन जो है आपके सागौन प्रजाति के हैं। MPPSC में ये क्वेश्चन आ चुका है कि मध्य प्रदेश में जो है सागौन के वृक्ष कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आपके 17.8% क्षेत्र पर पाए जाते हैं। भिलावा किस वस्तु को बनाने के उपयोग में आता है? तो ये जो आपका भिलावा है ये आपका मार्किंग नट कहते हैं इसको इंग्लिश में। और इसका उपयोग जो है सामान्यतः आपके
ये स्याही और पेंट बनाने में यूज़ किया जाता है भिलावा को। भिलावा का मुख्य उपयोग सामान्यतः स्याही व पेंट बनाने में किया जाता है। भिलावा से स्याही एवं पेंट बनाने का प्रदेश में एकमात्र कारखाना कहाँ है? तो जो है भिलावा से स्याही बनाने का कारखाना छिंदवाड़ा में है। और भिलावा एक जहरीले पदार्थ होता है। भिलावा क्या होता है? भिलावा आपका एक जहरीला पदार्थ होता है और भिलावा से स्याही बनाने का कारखाना छिंदवाड़ा में है और ये एक जहरीला पदार्थ होता है। अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है और ये हर जगह आपको पढ़ने को भी नहीं मिलेगा कि भिलावा का कारखाना कहाँ पर है। तो भिलावा का आपका कारखाना जो है आपका कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है और इससे जो है आपका स्याही बनाई जाती है और ये एक जहरीला पदार्थ होता है। लाख होता है, लाख आपको पता हो तो ये कीड़े बनाते हैं लाख को। लाख जो है कीट उत्पाद द्रव है और जो है मुख्यतः शीशम बबूल के पौधों से प्राप्त होता है। ये जो शीशम और बबूल के पौधे होते हैं इस पर लाख के कीड़े पाए जाते हैं और वो जो है लाख का उत्पादन करते हैं, लाख के कीड़े। अब आता है कि गोंद खाने के अलावा किन किन उद्योगों में काम आती है। गोंद जो है आपके खाने के अलावा जो है पेंट उद्योग में भी काम आती है। गोंद जो है खाने के अलावा पेंट उद्योग, प्रिंटिंग उद्योग, दवा व कॉस्मेटिक उद्योग में काम आती है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। किस किस में आती है? पेंट में काम आती है, प्रिंटिंग में काम आती है, दवा और कॉस्मेटिक उद्योग में काम आती है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को भोपाल में की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को भोपाल में की गई थी। किसकी? राज्य वन विकास निगम। राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को भोपाल में की गई थी। अच्छे से याद कर लेना, डेट भी याद कर लेना क्योंकि आजकल एग्जाम में पर्टिकुलर डेट पूछ लेते हैं। तो आपका 24 जुलाई 1975 भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के कार्य एवं उद्देश्य क्या है? तो किसी भी वन विकास निगम के कार्य एवं उद्देश्य क्या होंगे? अगर याद नहीं है तो लॉजिक से भी आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो। तो इसका जो है आपका उपरोक्त सभी आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि लुगदी पेपर एवं इस मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम में के प्रमुख कार्य वन उपज का आर्थिक दृष्टि से दोहन करना है, लुगदी पेपर व इससे संबंधित उद्योगों के लिए साधनों की व्यवस्था करना है, काष्ठ आधारित उद्योगों हेतु कच्चे माल की व्यवस्था आदि सभी शामिल हैं। ठीक है, तो जो आपका मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के प्रमुख कार्य या उद्देश्य क्या रहेंगे? तो ये आपके वन जो हैं उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश को आर्थिक लाभ हो सके। वो लाभ कैसे होगा कि जो वन उत्पाद हैं उनका यूज़ और उसके लिए फैसिलिटीज़ को बढ़ावा देना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कि लुगदी पेपर से हमने देखा था अभी जो बांस से लुगदी बनाई जाती है पेपर के लिए बनाने के लिए। ठीक है, लुगदी पेपर व इससे संबंधित उद्योगों के लिए साधनों की व्यवस्था करना, काष्ठ आधारित उद्योगों हेतु कच्चे माल की व्यवस्था आदि सभी शामिल हैं। ठीक है, फिर आता है आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज के 4 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों में से मध्य प्रदेश में एक कहाँ है? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज के 4 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों में से एक जबलपुर में है। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज, इसके कितने 4 रीजनल रिसर्च सेंटर हैं, उनमें से मध्य प्रदेश में भी है। तो मध्य प्रदेश में वो कहाँ पर है? तो आपका जबलपुर में है। ये जो इंडिया लेवल का जो आपका उत्तराखंड में मिलता है बेसिकली, ये वाला यूके कहते हैं जैसे शॉर्ट में, उत्तराखंड में। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज के 4 क्षेत्रीय अनुसंधानों में से जबलपुर में एक आपका मिलता है। पहला वन राज्यिक महाविद्यालय बालाघाट में किस सन में स्थापित किया गया था? वन राज्यिक महाविद्यालय बालाघाट में 1979 को स्थापित किया गया था। पहला है ये वन राज्यिक महाविद्यालय बालाघाट में स्थापित किया गया था। यहाँ रेंजरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ जो फॉरेस्ट रेंजर होते हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। ये कहाँ पर है? आपका बालाघाट में है, 1979 में है। प्रदेश का दूसरा वन राज्यिक महाविद्यालय 1980 में कहाँ आरंभ किया गया? प्रदेश का जो दूसरा वन राज्यिक कॉलेज है ये 1980 में। पहला आपका कहाँ है? बालाघाट में है, जहाँ आपके रेंजर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। 1979 में इस्टेब्लिश किया, उसके 1 साल बाद ही जो है
1980 में दूसरा इस्टेब्लिश कर दिया गया था, और ये आपके कहाँ, बैतूल में इस्टेब्लिश किया गया था। दूसरा जो है आपका बैतूल में आरंभ किया गया था। वन पालों एवं वन रक्षकों को स्थानीय वन विद्यालयों में प्रशिक्षण दिया जाता है, यह इनमें से कहाँ नहीं है? वन पालों एवं वन आरक्षकों को स्थानीय वन विद्यालयों, स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जाता है, यह इनमें से कहाँ नहीं है? तो ये आपका जो है वन पालों वन रक्षकों का जो विद्यालय है, आपका जो स्कूल है, वो आपका मुल्ताई में नहीं है, जबकि आपकी जो लखनादौन शिवनी है यहाँ है, शिवपुरी में भी है और अमरकंटक में भी है, जबकि लखनादौन में नहीं है, मुल्ताई में नहीं है, सॉरी। लखनादौन शिवनी, अमरकंटक और शिवपुरी में है। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कितने प्रतिशत किया गया? मध्य प्रदेश में वनों का जो राष्ट्रीयकरण है वो कितने प्रतिशत किया गया? तो वो जो है आपका एकमात्र पहला ऐसा राज्य है मध्य प्रदेश जिसमें जो है आपका 100% वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। मध्य प्रदेश जो है एकमात्र आपका ऐसा राज्य है जहां वनों का एवं वन उपजों के व्यापार का 100% राष्ट्रीयकरण 1970 में कर दिया गया। 100% मतलब आपका 100% कर दिया गया, 1970 में कर दिया गया था। फिर आता है आपका कि सामाजिक वानिकी परियोजना का आरंभ कब किया गया? तो सामाजिक वानिकी परियोजना का आरंभ वर्ष 1976 में हुआ। सामाजिक वानिकी परियोजना का आरंभ जो है आपका फ्रेंड्स, ये कब हुआ? 1976 में हुआ। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये वनीकरण के कार्य को जन आंदोलन बनाना है। सामाजिक वानिकी परियोजना का आरंभ 1976 में हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो वनीकरण के कार्य हैं इसको क्या बनाना है, इसको जन आंदोलन बनाना है। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश में वन एवं वन आच्छादित क्षेत्रफल कितना है? तो वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश में जो वन एवं वन आच्छादित क्षेत्रफल है ये है आपका 17,414 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो वन स्थिति रिपोर्ट है आपकी 2017 की, इसके अनुसार जो आपका मध्य प्रदेश में वन एवं वन आच्छादित क्षेत्रफल है, ये हमें याद नहीं करना है, सॉरी फ्रेंड्स मैं गलती से पढ़ रही थी, क्योंकि इसका हमें जो है करंट अफेयर्स का अपडेटेड वाला याद करना है। ठीक है, बट आप ये देख सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। देश का एक सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो वो आपका मध्य प्रदेश है। अभी रिसेंटली जो आबकारी का पेपर हुआ था उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। नई वन नीति के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की कुल भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र में होना चाहिए? तो आपका 33.3% क्षेत्र वन क्षेत्र में आना चाहिए। नई वन नीति जो है आपकी 16 जून 2006 के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का जो कुल भूमि का 33% क्षेत्र जो है वो वन क्षेत्र में आना चाहिए। ठीक है, ये आपकी कब की नीति है? 2006 की है, 16 जून 2006 की है। इसके अनुसार 33% क्षेत्र वन क्षेत्र होना चाहिए। विकेंद्रीकृत रोपणी योजना के में अनुदान हेतु प्राथमिकता किसे दी जाएगी? जो आपकी विकेंद्रीकृत रोपणी योजना है इसमें जो है अनुदान हेतु आपके लघु एवं सीमांत कृषकों को क्या दी जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। विकेंद्रीकृत रोपणी योजना के अंतर्गत अनुदान हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अवैध कटाई एवं शिकार को रोकने के लिए स्ट्राइक फोर्स कहाँ है? अवैध कटाई एवं शिकार को रोकने के लिए स्ट्राइक फोर्स है आपकी भोपाल और सागर में। ठीक है, अवैध कटाई एवं शिकार को रोकने के लिए जो आपकी स्ट्राइक फोर्स है इसकी व्यवस्था भोपाल सागर में की गई है। लोक वानिकी योजना निजी क्षेत्र में वन उपजों को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में लागू की गई है? लोक वानिकी योजना जो है ये आपके 5 जिलों में लागू की गई है। लोक वानिकी योजना जो है ये आपके वन उपज को बढ़ावा देने के लिए 5 जिलों में लागू की गई है। फिर आता है आपका लोक वानिकी योजना निजी क्षेत्र में। जबलपुर में वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई है? तो जबलपुर में वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत के अंतर्गत की गई है। कहाँ पर? तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत आपके जबलपुर में वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। फिर आता है वनों पर आधारित उद्योगों पर जोर किस योजना के तहत दिया गया है? वनों पर आधारित उद्योगों
के ऊपर जो जोर है ये आपकी 7वीं योजना के तहत किया गया है। वनों पर आधारित उद्योगों के विकास पर 7वीं पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया। मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से लागू है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये आपका 1974 से लागू है, और जबकि ये बना था 1973 में। मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 74 से लागू किया गया। इसके तहत राज्य में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य स्थापित किए गए। नई वन नीति के अनुसार विकेंद्रीकृत रोपणी योजना के अनुसार लघु एवं सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर आता है फ्रेंड्स आपका अवैध कटाई एवं शिकार को रोकने के लिए स्ट्राइक फोर्स कहाँ है आपकी? ये इंदौर, भोपाल और सागर में है। फिर आता है आपका लोकवानिकी योजना, निजी क्षेत्र में वनोपज को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में लागू है? ये आपके 5 जिलों में लागू है। और ये आपकी लोकवानिकी योजना जो है ये आपकी 1976 से लागू की गई थी, ठीक है। फिर आता है कि जबलपुर में वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? तो वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना 3य पंचवर्षीय योजना के तहत के अंतर्गत की गई थी। जबलपुर में वन अनुसंधान ये। फिर आता है वनों पर आधारित उद्योगों पर जोर किस योजना के तहत दिया गया था? तो ये आपकी 7वीं योजना के तहत दिया गया था। मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से लागू है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1974 से लागू किया गया। इसके तहत राज्य में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य स्थापित किए गए। किस राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी संरक्षण हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणी संरक्षण हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है। यह मंडला जिले में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान है। फिर आता है कि राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जीव कौन सा है? तो वो आपका कौन सा होगा? वो आपका होता है चीतल। चीतल जो है ये आपके मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जीव चीतल है। पार्क इंटरप्रिवेशन योजना किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू है? तो ये जो योजना है ये आपके मंडला में जो आपका कान्हा किसली है उसमें लागू है। ये अमेरिका के नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से पार्क इंटरप्रिवेशन योजना जो है ये आपका कान्हा किसली नेशनल पार्क में लागू है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका शिवपुरी में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये आगरा मुंबई हाईवे है, NH3 में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1958 में की गई थी। माधव राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र कितना है? ये है आपका 337 वर्ग किलोमीटर माधव राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र, एवं इस उद्यान में जॉर्ज कैसल नामक भव्य पहाड़ी भवन है। ये जॉर्ज कैसल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। हालो घाटी एवं बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है? हालो घाटी एवं बंजर घाटी जो है आपके कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है। यह प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका 32 पहाड़ियों से घिरा है, उमरिया में स्थित। और ये 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया था इसको 1993 में। जॉर्ज कैसल नामक भवन एवं सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में? आपके माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन एवं सांख्य सागर झील। और सांख्य सागर झील को अभी रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है रिसेंटली। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? मंडला में है। और ये 1995 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता हैं। हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता आपके के फारसियत हैं, ठीक है। हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, हाईलैंड्स मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके बारे में बात की जा रही है इसमें। हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया नामक पुस्तक जे फारसायत द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन है। वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया नामक पुस्तक जो है उनवर ब्रांडेर ने लिखी है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में शहडोल जिले में आता था और अब किस में आएगा? ये आपका उमरिया में आएगा, क्योंकि शहडोल से अलग करके उमरिया नया जिला बनाया गया है। किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रति 8 वर्ग किलोमीटर में एक बाघ पाया जाता है? तो ये आपके बांधवगढ़ में पाया जाता है जो आपके उमरिया में है। पूरे भारत में बाघों का सर्वाधिक घनत्व यहीं मिलता है। अगर धोखे से इसमें अगर आप खो गए तो आपको हर जगह पे बाघ ही बाघ देखने को मिल जाएंगे। फिर आएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके कैन नदी के किनारे है।
यह उद्यान सरीसृप के लिए विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? सरीसृप के लिए विख्यात है। पादप एवं जीवाश्म के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो पादप एवं जीवाश्म के लिए फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में स्थापित किया गया है, जो प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके भोपाल में स्थित है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान शहर के बीचों बीच में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके होशंगाबाद जिले में है। सॉरी, होशंगाबाद में नहीं है, नहीं, होशंगाबाद में ही है, मैं कंफ्यूज हो गई थी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके होशंगाबाद जिले में है। यह उद्यान मध्य प्रदेश के टाइगर प्रोजेक्ट इसमें लागू है। खरमौर पक्षी के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य है? खरमौर पक्षी के संरक्षण के लिए आपका सैलाना और सरदारपुर अभयारण्य है। सैलाना आपका रतलाम में है और सरदारपुर आपका धार में है। सोन चिड़िया के संरक्षण हेतु कौन से अभयारण्य हैं? सोन चिड़िया के संरक्षण हेतु करेरा व घाटी गांव अभयारण्य आरक्षित किए गए हैं। करेरा शिवपुरी, जबकि घाटी गांव जो है ग्वालियर में है। घड़ियाल एवं जल जीवों के लिए निम्न में से कौन सा अभयारण्य उन्हें संरक्षण प्रदान करता है? तो घड़ियाल एवं जल जीवों के लिए जो है आपका कैन और सोन, वन सेकेंड, आपका है कैन और सोन। घड़ियाल एवं जल जीवों के लिए कैन और सोन अभयारण्य में संरक्षण प्रदान किया जाता है। आपका कैन में जो है, ये कैन जो है आपका छतरपुर पन्ना में है और सोन आपका सीधी शहडोल में है। नौरादेही अभयारण्य किस जिले में स्थित है? नौरादेही अभयारण्य जो है ये आपके सागर जिले में स्थित है एवं यह प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। नौरादेही कहाँ है? आपका सागर में है और प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। नरसिंहगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? नरसिंहगढ़ अभयारण्य जो है ये आपके वन्य जीव अभयारण्य राजगढ़ जिले में स्थित है। कौन सा? नरसिंहगढ़ अभयारण्य राजगढ़ जिले में है। पचमढ़ी अभयारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है? पचमढ़ी जो है ये आपका होशंगाबाद के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा के नाम से जाना जाता है, ये है होशंगाबाद में। पचमढ़ी अभयारण्य सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, होशंगाबाद जिले में है। इंदौर स्थित अभयारण्य का क्या नाम है? इंदौर में आपका रालामंडल अभयारण्य है। रालामंडल अभयारण्य इंदौर में स्थित है। यह सर्वाधिक छोटा अभयारण्य है, सबसे छोटा सेंचुरी है। टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपके कान्हा किसली है, बांधवगढ़ है, पेंच और पन्ना भी है, तो ये सभी आ जाएंगे। टाइगर कृष्ण प्रोजेक्ट के अंतर्गत 6 आते हैं, बांधवगढ़, कान्हा किसली, पेंच, सतपुड़ा, संजय और पन्ना। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया था? तो ये आपका शामिल किया गया था 1974 में शामिल किया गया था। और किस राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क स्थित है? अभी इससे पहले भी पढ़ा था, तो ये आपके पन्ना में है। यहाँ सेब व रेंगने वाले जंतुएं पाए जाते हैं। प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर के लिए आपका रीवा फेमस है। और अगर आपका नेशनल पार्क पूछेंगे तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया, जहाँ सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। 32 पहाड़ियों से घिरा है, पहले भी देख चुके हैं। देश में प्राणियों के संवर्धन व संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? देश में ये आपका चला जा रहा है प्रोजेक्ट हंगल। देश में प्राणियों के संवर्धन व संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट, इंगल प्रोजेक्ट, एलिफेंट आदि चलाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ये सभी चलाए जा रहे हैं। फिर आता है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पशु की संख्या बहुत है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में किस पशु की सर्वाधिक संख्या है? तो वो आपकी कृष्ण मृग की, काले हिरण की सर्वाधिक संख्या है। किस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार महाराष्ट्र के नागपुर जिले में भी है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में आपका जाएगा पेंच। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान पेंच, इसका विस्तार महाराष्ट्र के नागपुर जिले तक है। बारहसिंघा को कब राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था? 1 नवंबर 1981 को राजकीय मध्य प्रदेश पशु घोषित किया गया था बारहसिंघा को। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी आपका दूधराज है। इसे शाह बुलबुल भी कहा जाता है, दूधराज या शाह बुलबुल। दूधराज को मध्य प्रदेश की किस वर्षगांठ पर राजकीय पक्षी घोषित किया गया था? तो दूधराज को जो है मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश का गठन जो है आपका 1956 में हुआ था, उसकी जो 25वीं वर्षगांठ थी तब इसको घोषित किया गया था 1971 में घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश का निम्न में से राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये आपका बरगद है, राजकीय वृक्ष है।
राजकीय प्रतीक चिन्ह पर बरगद का ही पेड़ मिलता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की किस वर्ष घोषणा की गई जिसने इन प्राणियों व पक्षियों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? वन प्राणी संरक्षण अधिनियम की जो है किस वर्ष घोषणा की गई थी? ये आपके 24 अक्टूबर 1989 को घोषणा की गई थी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की। ठीक है, 24 अक्टूबर 1989 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई थी। संभवतः चातक प्रदेश में कहाँ से आता है? चातक पक्षी जो है ये संभवतः हमारे मध्य प्रदेश में अफ्रीका महाद्वीप से प्रवास करके आता है। प्रदेश में निम्न में से सबसे अधिक कौन सा पक्षी पाया जाता है? मध्य प्रदेश में जो है इनमें से सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पक्षी है तीतर और बटेर। प्रवासी पक्षियों की सर्वाधिक संख्या किस मौसम में होती है? प्रवासी पक्षियों की सर्वाधिक संख्या जो है आपकी शीतकाल में होती है। विंड फ्लोअर पक्षी प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? विंड फ्लोअर पक्षी जो है आपकी नर्मदा के किनारे नर्मदा घाटी में पाया जाता है। विंड फ्लोअर पक्षी प्रदेश में नर्मदा घाटी के आसपास पाया जाता है। जुई बुलबुल, जुई बुलबुल जो एक पहाड़ी पक्षी है कहाँ पाया जाता है? जुई बुलबुल जो है ये आपके केवल पचमढ़ी में पाया जाता है। प्रदेश में विलुप्त होने वाले पक्षी जो आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं वो आपके घुग्गू व लाल बगुला, गौरंग व सौंचिड़िया, खरमौर, तीतर, बटेर, ये सभी आपके जो हैं ये विलुप्त की कैटेगरी में हैं, दिखाई कम देते हैं। मध्य प्रदेश में निम्न में से किन जिलों में कटीले वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में जो है मध्य भारत के पठार अर्थात ग्वालियर, श्योपुर आदि में कटीले वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन 12 जुलाई 2005 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन विभाग के अंतर्गत किया गया था। इसका उद्देश्य इको पर्यटन की संभावनाओं की पहचान एवं सुविधाओं का विकास, प्रदेश के विकसित एवं प्रसारित इको पर्यटन सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप वर्गीकृत करना, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के प्रचार प्रसार एवं विपणन का कार्य करना है। ठीक है, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन जो है आपका 12 जुलाई 2005 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा वन विभाग के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, फिर आता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष से गिद्ध गणना प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 2013 से। मध्य प्रदेश सरकार ने 16 जनवरी 2013 से गिद्ध गणना प्रारंभ की थी और इसमें 867 गिद्ध पाए जाते हैं। इसमें 160 प्रवासी गिद्ध और 48 अचिन्हित शामिल हैं। पार्क में भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली 9 प्रजातियों में से 7 प्रजाति के गिद्ध पाए जाते हैं। एशियाई सिंहों को शेरों बसाए जाने की योजना किस अभयारण्य में चलाई जा रही है? एशियाई शेरों के बसाए जाने की योजना जो है ये आपके पालपुर कूनो अभयारण्य श्योपुर जिले में चलाई जा रही है। देश के एकमात्र संरक्षित क्षेत्र गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में ये सिंह शेर पाए जाते हैं। यहाँ से लेकर इन सिंहों का पुनर्वास इस अभयारण्य में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? श्योपुर पालपुर कूनो में। मध्य प्रदेश के किस जिले में गौ अभयारण्य बनाया गया है? गौ अभयारण्य जो है आपका आगर मालवा में बनाया गया है। यहाँ की जो तहसील सुसनेर है, ग्राम सालरिया में कामधेनु गौ अभयारण्य बनाया गया है। देश का एकमात्र गौ अभयारण्य है। इसकी कुल भूमि जो है ये सामने है आपके। और निःशुल्क बेसहारा गौवंश को आश्रय दिया जाएगा। भारतीय नस्लों का संरक्षण एवं 36 माह का तक अभयारण्य में पालन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के कुल कितने उद्यान एवं अभयारण्य टाइगर रिजर्व में शामिल हैं? तो वो आपके 6 अभयारण्य और 6 उद्यान और 1 अभयारण्य आपके टाइगर रिजर्व में शामिल हैं। इसमें आपका कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में 1974 में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान शिवनी में 1992 में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में 1993 में और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद 1999, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान सीधी 2008 तथा एकमात्र अभयारण्य रातापानी वन्य जीव अभयारण्य रायसेन 2010 में। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल जो है आपके 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं।
एक बार इनकी लिस्ट देख लेते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपका 1955 में बना था, मंडला में है, ये सबसे बड़ा है। फिर आता है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में आपका शिवपुरी में है, ठीक है। फिर आता है फ्रेंड्स आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में बना था, ये उमरिया में है। देखो आपका कान्हा किसली सबसे पहले सबसे बड़ा है 1955 में, उसके 3 साल बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान 1958 में बना शिवपुरी में, और उसके 10 साल बाद आपका बांधवगढ़ उमरिया में 1968। फिर आता है आपका वन विहार जो आपका भोपाल में है, ये बना है आपका 11 साल बाद 1979 को। पन्ना उसके 2 साल बाद बनता है 1981 में, और 1981 में ही आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में बना, ठीक है। फिर आपका फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान 1983 में डिंडोरी में, उसी के साथ में संजय राष्ट्रीय उद्यान 1983 में सीधी में बना। फिर आता है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान शिवनी में है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है 2004 में, ये लेटेस्ट है, नहीं सॉरी अभी रिसेंट में बना है। और बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपका धार में है, इसे डायनासोर फॉसिल पार्क भी कहते हैं। तो ये आपका कहाँ पर है, 2011 में धार में बना है, ठीक है। फिर आता है कि मध्य प्रदेश में घनत्व एवं विस्तार की दृष्टि से कुल कितनी वन पेटियाँ पाई जाती हैं। तो ये आपकी जो है 3 वन पेटियाँ पाई जाती हैं। घनत्व एवं विस्तार की दृष्टि से मध्य प्रदेश में घनत्व एवं विस्तार की दृष्टि से कुल 3 वन पेटियाँ पाई जाती हैं, जो इस प्रकार है कि विंध्य कैमूर श्रेणी वन पेटी, यह पेटी उत्तर में दमोह सागर के पठार तक फैली है, यहाँ पर विरल वन पाए जाते हैं, ठीक है। विंध्य कैमूर श्रेणी वन पेटी कहाँ है आपकी फ्रेंड्स, ये पेटी जो है आपके उत्तर में दमोह सागर के पठार तक फैली है, और यहाँ पर विरल वन पाए जाते हैं। फिर आता है आपका मुरैना एवं शिवपुरी पठार की वन पेटी, ये वन पेटी जो है मुरैना से शिवपुरी तक फैली हुई है, और इस वन पेटी में कटीले वृक्ष सर्वाधिक हैं। फिर आता है आपका नर्मदा के दक्षिण में एक चौड़ी पेटी पाई जाती है, ये पेटी प्रदेश के पूर्वी सीमा से लेकर पश्चिम तक फैली है। नर्मदा के दक्षिण में एक चौड़ी पेटी, और इसके अंतर्गत जो है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के वन, बघेलखंड का पठार और पहाड़ी भाग आते हैं। फिर आता है आपका कि है ना मध्य प्रदेश में संरक्षित वनों का प्रतिशत, मध्य प्रदेश में जो है आपके संरक्षित वनों का प्रतिशत है 33%, और संरक्षित वन से आशय उस क्षेत्र से है जिसका प्रबंध शासकीय देखरेख में होता है, ठीक है। संरक्षित क्षेत्र कौन से होते हैं, जो आपके सरकार जिनका देखरेख करती है, और ये कितने हैं 33% है। और इसमें आवागमन की सुविधा रहती है, आप आ जा तो सकते हो, परंतु इन्हें नष्ट करना दंडनीय अपराध है। लेकिन अगर आपने कोई पेड़ काटा या किसी भी तरीके का इन्हें नुकसान पहुंचाया तो आपको सज़ा मिलेगी। संरक्षित वन क्षेत्रों में प्रशासनिक नियम अधिक कठोर नहीं है, इसमें पशुचारण की सुविधा होती है, जबकि आरक्षित वनों में ये लाइन चेंज हो जाती है, यहाँ पर नियम अत्यधिक कठोर होते हैं और यहाँ पशुचारण की सुविधा भी नहीं होती है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपका बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपका सर्पों के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो है आपके भोपाल में 1979 में बना था, हमने देखा था, और 1968 में हमारा बांधवगढ़ बना था, और इसके 2 साल बाद आपका 1981 में कौन सा बना था, आप कमेंट में करके बताओगे। सर्पों सांपों के लिए प्रसिद्ध है, और जो है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ISO 9001 अवार्ड पाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है आपका वन विहार। बोरी घाटी अभ्यारण्य किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, बोरी घाटी जो है ये आपके सागौन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। ये वृक्ष उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन है, यहाँ 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा बारिश होती है। बोरी घाटी प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। सागौन की लकड़ी फर्नीचर एवं भवन निर्माण के उपयोग में लाई जाती है। प्रदेश में देश का 41% वृक्ष पाए जाते हैं। करेरा अभ्यारण्य स्थित है, करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य में सौन चिड़िया को संरक्षित किया गया है। घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर तथा करेरा शिवपुरी के में मध्य भारत की लुप्त प्राय सौन चिड़िया को संरक्षण केंद्र है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में नहीं है, तो इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में है, और इसमें मुख्यतः जो है वन्य जीव प्राणी पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, जबकि आपका कान्हा किसली मंडला में मध्य प्रदेश में है, पचमढ़ी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ उमरिया मध्य प्रदेश में है। और ये जो आपका इंदिरा गांधी अभ्यारण्य है ये आपका तमिलनाडु में है। इसमें हाथी, बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांबर, रीछ, भालू, जंगली कुत्ता और लंगूर पाए जाते हैं। मानव राष्ट्रीय उद्यान इस राजस्व संभाग
के क्षेत्रांतर्गत है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1958 में की गई थी और यह राष्ट्रीय उद्यान जो है आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है, जो कि ग्वालियर संभाग के क्षेत्रांतर्गत है। इस राष्ट्रीय उद्यान पर जॉर्ज कैसल नामक एक भव्य भवन स्थित है। ठीक है, तो जो आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राजस्व संभाग में आएगा? तो माधव शिवपुरी में है तो ग्वालियर संभाग में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये कब बना था माधव राष्ट्रीय उद्यान? 1958 में बना था और इसके 10 साल बाद आपका कौन सा बना था? ये आपका बना था उमरिया बना था 1968 में, और इसके 3 साल पहले कौन सा बना था? कान्हा किसली बना था 1955 में। ठीक है, अब जो है ग्वालियर संभाग में है और इस राष्ट्रीय उद्यान पर जॉर्ज कैसल नामक एक भव्य भवन स्थित है। फिर आता है फ्रेंड्स आपका कि खैर वृक्ष से क्या निकाला जाता है? खैर वृक्ष से कत्था ही निकालेंगे, और क्या निकाल सकते हैं? खैर के वृक्ष मध्य प्रदेश में जबलपुर, उमरिया, सागर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना आदि जिलों में पाया जाता है। मुख्यतः कत्था बनाने में इसका उपयोग होता है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी एवं बामौर में कत्था बनाने का कारखाना स्थापित है। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है। और ये मध्य प्रदेश ये आपके कान्हा किसली में प्रारंभ हुआ था और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका क्षेत्रफल 940 है। 1955 में पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। उससे पहले ये 1933 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। मध्य प्रदेश में फॉसिल नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? फॉसिल नेशनल पार्क आपका डिंडोरी में है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है। यह मंडला जिले में स्थित है। क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। बोरी नामक अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बोरी नामक अभ्यारण्य जो है आपके होशंगाबाद जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल जो है 485.340 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? आपका नौरादेही है और इसका क्षेत्रफल ये है आपका, ये सागर में है। नौरादेही अभ्यारण्य क्षेत्रफल है 1154 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में प्रथम राजकीय वन महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? प्रथम राजकीय वन महाविद्यालय जो है आपके बालाघाट में स्थापित किया गया है और इस महाविद्यालय की स्थापना सन 1979 में की गई थी। किसकी? राजकीय वन महाविद्यालय बालाघाट 1979 में स्थापित किया गया था और 1980 में प्रदेश का दूसरा कहाँ बैतूल में स्थापित किया गया था राजकीय वन महाविद्यालय। हम पहले भी देख चुके हैं। और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में स्थित है। कितने और बचे हैं फ्रेंड्स? बहुत लंबा हो गया। सतपुड़ा राष्ट्रीय जीव उद्यान ये आपका जो है सतपुड़ा होशंगाबाद में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका 1983 में स्थापित किया गया था, होशंगाबाद में है और 545 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है और ये 5वां प्रोजेक्ट टाइगर है और इसमें जो है कृष्ण मृगों यानी कि काले हिरणों की संख्या सबसे ज़्यादा मिलती है। मध्य प्रदेश के किस आरक्षित क्षेत्र में गोंडावन को संरक्षित रखा गया है? तो आपके जो गौड़ा वन है इसमें किसको संरक्षित रखा गया है? ये आपका केवल घाटी गांव और केवल करेरा में आपके जो है गौड़ा वनों को संरक्षित रखा गया है। मध्य प्रदेश के घाटी गांव ग्वालियर व करेरा शिवपुरी क्षेत्र में गौड़ा वन को सुरक्षित रखा गया है। मध्य प्रदेश के सरदारपुर, धार और सैलाना रतलाम में खरमौर पक्षी का संरक्षण किया गया है। फिर आता है कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो ये आपके पैंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी, और ये राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना में सम्मिलित है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी। और इसकी स्थापना जो है 1975 में की गई थी, शिवनी छिंदवाड़ा में की गई थी और इसका क्षेत्रफल जो है वो 293 स्क्वायर किलोमीटर है। इसे 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। किसको? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान पैंच को। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बांस पाया जाता है? तो सर्वाधिक बांस जो है ये आपके बालाघाट जिले में पाया जाता है।
मध्य प्रदेश के किस जिले को आंवला जिला घोषित किया गया? आंवला जिला जो है आपके पन्ना जिले को आंवला जिला घोषित किया गया, क्योंकि यहाँ आंवले का उत्पादन अधिक होता है। जबकि जबलपुर को आम जिला घोषित किया गया। सिरपुर पक्षी अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित है? तो ये आपकी इंदौर में प्रस्तावित है सिरपुर पक्षी अभयारण्य। मध्य प्रदेश में स्थित रामसर स्थल कौन सा है? तो आपका भोज वेटलैंड, अप्सरा विहार, पचमढ़ी और आपका मंदाकिनी तट चित्रकूट का, ये सभी आपके रामसर स्थल में आते हैं। और अभी चौथा जोड़ दिया गया है, वो है आपका सांख्य सागर झील। उसके अलावा पहले से ये 3 थे। 1990 में भोज वेटलैंड को घोषित किया गया था। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने एक गलती से बोल दिया कि इन तीनों को शामिल किया गया है, मैं कंफ्यूज हो गई थी। आपका जो है रामसर स्थल में आपका भोज वेटलैंड है, ठीक है। फिर आता है रामसर स्थल वो होते हैं जहाँ की जो भूमि होती है उसको संरक्षण की आवश्यकता होती है और वहाँ का उस भूमि का अधिकांश भाग अधिकांश वर्ष के अधिकांश समय जो है जलमग्न रहता है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के स्थान पर कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो ये है आपका कर्नाटक। एक्चुअली इस टाइम पे ये जो 2016 है, इस टाइम पे क्या हुआ था कि कर्नाटक में मध्य प्रदेश से ज़्यादा टाइगर हो गए थे, तो वो टाइगर स्टेट बन गया था। लेकिन अब वर्तमान में फिर से मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट बन गया है, ठीक है। फिर आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये डेयरी फेडरेशन में 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका 940 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो मंडला जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो ये है आपका नौरादेही अभयारण्य। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है जो सागर जिले में स्थित है, जबकि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य आपका रालामंडल इंदौर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है? तो ये आपके जो है बालाघाट में सर्वाधिक वन है। बांस का प्रयोग इनमें से किस कार्य के लिए किया होता है? तो बांस का प्रयोग जो है आपके भवन निर्माण में होता है। और अगर यहाँ पर कागज़ निर्माण या लुगदी निर्माण होता, पेपर निर्माण होता, तो आपको पहले वो वाला ऑप्शन लगाना था, बट यहाँ पर वो नहीं है, तो फिर उस हिसाब से आप भवन निर्माण लगाओगे ऑप्शंस में से। फिर आता है डेयरी फेडरेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? तो वो आपका रालामंडल अभयारण्य जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है, इंदौर में है ये। फिर है आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर का कि निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग औषधि निर्माण के लिए किया जाता है? डेयरी फेडरेशन 2016 का क्वेश्चन है। खेर से निर्मित कत्था का प्रयोग जो है औषधि निर्माण एवं पेट संबंधी बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में जो है कृष्ण मृग सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वन विद्यालय नहीं है? तो जो है आपके अमरकंटक, गोविंदगढ़ एवं लखनादौन में वन विद्यालय नहीं है, जबकि धार में वन विद्यालय आपके वन विद्यालय हैं, अमरकंटक में हैं, गोविंदगढ़ में है और धार में नहीं है, लखनादौन में है, ठीक है। आपके वन विद्यालय कहाँ कहाँ हैं ये याद कर लोगे, तो जहाँ नहीं होगा वो तो ऑटोमेटिक याद अब पता चल ही जाएगा। तो आपके अमरकंटक में, गोविंदगढ़ में और लखनादौन में है। फिर आता है कि भारत में बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो वो आपका दूसरा है। मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो वो आपके शाजापुर में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है कि मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र लगभग 27% है। इसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य कितने हैं? वो 11% है। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र लगभग कितना है? 27% है और राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य कितने हैं? 11% है। मध्य प्रदेश को गर्व है क्योंकि उसके पास क्या है? 10% टाइगर रिजर्व है पूरे भारत का। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 137 नंबर का, मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है? महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस बुक में आपको ज़्यादातर आए हुए क्वेश्चन ही मिलेंगे, उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और संभावित क्वेश्चन है तो वो भी इसमें मिल जाएंगे। तो इसलिए ये बुक और ये चैप्टर आपके लिए सफिशियंट है इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। और मैं ये पूरी बुक आपको पूरी प्लेलिस्ट बना करके दे दूँगी, आप आराम से इससे रिवाइज कर सकते हो। मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है? तो ये जो है आपकी विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है मध्य प्रदेश वन परियोजना को। बगदरा अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? बगदरा अभयारण्य की स्थापना 1978 में हुई थी। और ये अभयारण्य कहाँ है? सीधी जिले में है। खजुराहो के निकट एक वन्यजीव अभयारण्य है
पनपटा, खजुराहो के निकट कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? आपका पनपटा है। काला हिरण कहाँ का विशेष आकर्षण है? सतपुड़ा अभयारण्य का विशेष आकर्षण है आपका काला हिरण, और सतपुड़ा है होशंगाबाद में। सतपुड़ा में पाया जाने वाला इंडियन बाइसन को इस नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपके गौर नाम से भी जाना जाता है। सतपुड़ा में पाए जाने वाले इंडियन बाइसन को गौर नाम से भी जाना जाता है। 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को बाघ आरक्षित घोषित किया गया वह डैश राष्ट्रीय पार्क है। तो पेंच राष्ट्रीय पार्क को 1983 में बाघ आरक्षित राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय पार्क को जो है 1983 में बाघ आरक्षित राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था, और ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका सिवनी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर का। विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर की उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के उच्चतम घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है? तो वो 7 है। मध्य प्रदेश में जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है उसकी कुल संख्या कितनी है? 7 है, और जिसमें 6 नेशनल पार्क हैं और एक अभयारण्य है। वह अभयारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्स के संरक्षण के लिए जाना जाता है वो है आपका घाटी गांव अभयारण्य ग्वालियर में ग्रेट इंडियन बस्टर्स के संरक्षण के लिए जाना जाता है। डॉल्फिन अभयारण्य के नदियों में पाई जाती हैं। डॉल्फिन चंबल अभयारण्य की नदियों में पाई जाती हैं। सागवान और साल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाते हैं। ये पेड़ हैं आपके पर्णपाती पेड़ हैं। सागवान और साल ये मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाते हैं, पर्णपाती होते हैं। घड़ियालों का प्रजनन स्थल कौन सा है? तो वो आपका सोन है। घड़ियालों का प्रजनन स्थल सोन है। निम्नलिखित जिलों में कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? मंदसौर जो है वो आपका अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। गांधी सागर बांध और अभयारण्य दोनों मंदसौर जिले में स्थित हैं। कछुए की दुर्लभ प्रजाति डैश नदी में पाई जाती है। कछुए की दुर्लभ प्रजाति जो है ये आपकी सोन घड़ियाल अभयारण्य सीधी शहडोल में स्थित है। बांधवगढ़ अभयारण्य में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। ये 1968 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को जो है अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था, और ये उद्यान जो है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ 1968 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था, और ये जो है 32 पहाड़ियों से घिरा है। सबसे बड़ा भारतीय हिरण है सांभर, सबसे बड़ा भारतीय हिरण है। फैन अभयारण्य में जो है आपका फैन अभयारण्य कहाँ है? ये आपका मंडला में है, और इसका क्षेत्रफल 110 किलोमीटर है। सीधी को 2 अभयारण्य है। सीधी के 2 अभयारण्य कौन कौन से हैं? तो ये आपके संजय डुबरी और बगदरा जो है ये सीधी के 2 अभयारण्य हैं। कैन घड़ियाल अभयारण्य में डैश में स्थित है। कैन घड़ियाल अभयारण्य जो है ये आपका छतरपुर में स्थित है, और इसमें 45 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में है। ये मध्य प्रदेश के राज्य के बेहतरीन सागौन का जंगल डैश में पाया जाता है। तो ये आपका जो बेहतरीन सागौन का जंगल है ये रातापानी बाघ अभयारण्य में पाया जाता है। ये रायसेन जिले में स्थित है। फिर आता है कि निम्न में कान्हा किसली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है मंडला जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हालो और बंजर घाटी भी यही कान्हा किसली में स्थित है। शिवपुरी जिले में कौन सा अभयारण्य महान भारतीय सारंग सोन चिड़ैया के लिए प्रसिद्ध है? ये जो है आपका करेरा पक्षी अभयारण्य जो है, देखो ये महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में आया हुआ क्वेश्चन है। ये करेरा पक्षी अभयारण्य है। शिवपुरी जिले का करेरा पक्षी अभयारण्य महान भारतीय सारंग सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है, और रातापानी बाघ अभयारण्य टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल एकमात्र अभयारण्य है, और ये रायसेन जिले में स्थित है। माधव राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये शिवपुरी में स्थित है। NH3 पर यहाँ से ही निकलता है आपके माधव राष्ट्रीय उद्यान से, तथा प्रसिद्ध जॉर्ज कैसल भवन भी स्थित है यहीं। ग्वालियर के महाराजा के मूल शूटिंग रिजर्व को अब क्या कहा जाता है? इसे महादेव अभयारण्य कहा जाता है। ग्वालियर के महाराजा के मूल शूटिंग रिजर्व को महादेव अभयारण्य के नाम से बुलाया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय रिजर्व जो कि बाघ के संरक्षण में लगी हुई है ये है आपकी पन्ना रिजर्व। ठीक है, पन्ना रिजर्व जो है ये आपके बाघों के संरक्षण में है। और जो है आपका एक जानवर जो कि मध्य प्रदेश में सभी अभयारण्यों और रिजर्व में पाया जाता है और जिसे बाघों का डर नहीं है, तो ये आपका गौर है। गौर अभयारण्य जो है ये आपके सभी
अभयारण्य और रिजर्व में पाया जाता है और इसे जो है बाघों का कोई डर नहीं है। गौर एक ऐसा जानवर है जो मध्य। फिर आता है आप करेरा अभयारण्य की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको जो है ग्वालियर एयरपोर्ट बहुत ही नज़दीक पड़ेगा करेरा, क्योंकि शिवपुरी में स्थित है। फिर आता है कि मध्य प्रदेश में यह राष्ट्रीय उद्यान हाथी, डोंगी, नाव, जीप आदि चलने की सफारी प्रदान करता है। तो आपका सतपुड़ा है, यहाँ पर आपको हाथी, डोंगी, नाव और जीप चलाने की सफारी मिलेगी। एक अभयारण्य जो भिंड में स्थित है ये है आपका चंबल घड़ियाल अभयारण्य, ये आपके भिंड मुरैना जिले में स्थित है। फिर आता है आपका जिला डिंडोरी का डैश का हिस्सा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका। फिर आता है मध्य प्रदेश के अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं। इन पेड़ों में इनमें से कौन सी निकटतम विशेषता है? मध्य प्रदेश के जो अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं इनमें कौन सी विशेषता है? तो इनमें ये विशेषता है कि इनकी जो है ये पेड़ में जो है बड़े पत्ते मिलते हैं, ये इनकी विशेषता है। फिर है कि नौरादेही अभयारण्य इन जिलों को शामिल किया गया है नौरादेही अभयारण्य में। तो ये आपके सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन को नौरादेही अभयारण्य में शामिल किया गया है। फिर आता है आपका जीव के संदर्भ में संक्षिप्त CZA किसको संदर्भित करता है? तो जो CZA जो है ये आपका होता है मुख्य चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी कि चीफ जू अथॉरिटी, ये CZA का फुल फॉर्म है। वन्य जीव प्रबंधन में आमतौर पर शामिल होता है। वन्य जीव प्रबंधन में आमतौर पर उपरोक्त सभी शामिल होते हैं: अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों का बनाना, अवैध शिकार की रोकथाम और जानवरों की गिनती, स्थायी जल संसाधनों को बढ़ावा देना और उपयोग करना, ये सभी शामिल होते हैं। 4 सींग मृग जो दुनिया में केवल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है में पाया जाता है वो है आपका चौसिंघा, और ये सिर्फ केवल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। एक अभयारण्य जो मध्य प्रदेश में है लेकिन राजस्थान से सटा है, ये आपका है गांधी सागर अभयारण्य जो केवल मध्य प्रदेश में है लेकिन राजस्थान से सटा हुआ है। फिर आता है ऐसा कहा जाता है कि बगदरा अभयारण्य में मिश्रित वन है। मिश्रित वन का सबसे अच्छा उदाहरण है तल और वनस्पति। बगदरा अभयारण्य में मिश्रित वन है और मिश्रित वन का सबसे अच्छा उदाहरण आपका तल और वनस्पति है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इस साल से प्रभाव में आया था। 1972 से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रभाव में आया था। नदी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, नदी जो कि देवास में है और खियोनी अभयारण्य से होकर गुजरती है, वो आपकी कौन सी नदी है? ये बाणगंगा नदी देवास में है और ये आपके खियोनी अभयारण्य से होकर निकलती है। जीवाश्म पार्क में जीवाश्म कितने साल पुराने होने चाहिए? जीवाश्म पार्क में जो जीवाश्म हैं वो आपके 40 से 150 मिलियन वर्ष पुराने होना चाहिए। ऐसे राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें अत्यधिक आकर्षण बमनी दादर जिसे सूर्यास्त बिंदु के नाम से जाना जाता है। ऐसे राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें अत्यधिक आकर्षण होता है बमनी दादर जिसे सूर्यास्त बिंदु के नाम से जाना जाता है। यहाँ ये आपके महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये अभयारण्य आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। आकर्षण बमनी दादर जिसे सूर्यास्त बिंदु के नाम से जाना जाता है, ये आपके कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। रीवा के महाराजा का खेल रिजर्व अब तब्दील किया गया है, तो वो रीवा के जो महाराज का है वो है बांधवगढ़ अभयारण्य में तब्दील कर दिया गया है, जो आपके रीवा के महाराज का खेल रिजर्व था उसको। फिर आता है कि भारत में सबसे पुराना जंगल पाया जाता है, तो ये आपका बोरी वन्यजीव अभयारण्य में भारत का सबसे पुराना जंगल पाया जाता है। अचान कमार एक अभयारण्य है, ये डैश जिले में है। अचान कमार अनूपपुर जिले में पड़ता है। फिर आता है कि अभयारण्य जिससे कई चट्टान आशय हैं। नरसिंहगढ़ अभयारण्य में कई चट्टान आशय हैं। नरसिंहगढ़ अभयारण्य में क्या है? कई चट्टान आशय हैं। नौरादेही एक अभयारण्य है जो डैश में स्थित है। नौरादेही अभयारण्य जो है आपका सागर में स्थित है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। नौरादेही अभयारण्य कहाँ है फ्रेंड्स? ये सागर में है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। एक अभयारण्य जो कि मुरैना में स्थित है, कूनू अभयारण्य मुरैना श्योपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश में सिंचाई की गंभीर समस्याओं में से एक है। मध्य प्रदेश में सिंचाई की गंभीर समस्याओं में से सूखा है।
ये इसे वाटर लॉगिंग कहा जाता है। करेरा अभ्यारण्य इस साल में स्थापित हुआ था। करेरा अभ्यारण्य जो है ये 1981 में स्थापित हुआ था। करेरा अभ्यारण्य 1981 में स्थापित हुआ था। यह अभ्यारण्य शिवपुरी से में सोन चिड़िया के लिए संरक्षित है। पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा पार्क है आपका सतपुड़ा। पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा पार्क आपका सतपुड़ा है और यह पार्क होशंगाबाद में है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ओरछा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपके मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में है। मध्य प्रदेश के किस शहर में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। कहीं पर भी आपको प्रबंधन वर्ड देखने में आ जाए, मैनेजमेंट वर्ड देखने में आ जाए, तो आप बस उसका आंसर भोपाल लगा देना, चाहे वो वन प्रबंधन हो चाहे वो आपदा प्रबंधन हो। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है और ये सर्पों के लिए प्रसिद्ध है। नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। ये जेल प्रहरी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये नौरादेही जो है ये सबसे बड़ा है और ये एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये सागर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1194 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीवन जागरूकता केंद्र कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीवन जागरूकता केंद्र आपका कहाँ पर है फ्रेंड्स। ये है आपका पहला वन्य जीवन जागरूकता केंद्र ये है आपका राला मंडल खमरिया बुहानी में होना चाहिए। वन्य जीवन जागरूकता केंद्र आपका पहला, देखते हैं कहाँ है, एक मिनट। मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीवन जागरूकता केंद्र आपके राला मंडल इंदौर में है। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश में घड़ियाल का अभ्यारण्य किस नदी में है। मध्य प्रदेश में घड़ियाल का अभ्यारण्य जो है ये आपके बेतवा नदी में नहीं है, जबकि सोन, चंबल और कैन तीनों में ही है। हाल ही में व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ शुरू की गई थी। ये मुकुंदपुर सतना में 2016 में अप्रैल में शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश में राज्य का नवीन वन नीति को लागू किया गया। ये कब किया गया। मध्य प्रदेश में वनों के समुचित विकास तथा संरक्षण व संवर्धन हेतु नवीन वन नीति 4 अप्रैल 2005 को लागू की गई। निम्न में से 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का अंश है 1.97 जो है आपके वानिकी का अंश है। सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का अंश है और इस अंश द्वारा 1081.32 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया प्रतिशत है। तो ये आपका बालाघाट में सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया प्रतिशत है। शासन का कठोर नियंत्रण निम्न में किस प्रकार के वनों पर रहता है। आरक्षित वनों पर शासन का कठोर नियंत्रण रहता है। ना ही आप यहाँ चराई कर सकते हो, ना ही यहाँ पर लकड़ी काट सकते हो। निम्न में से कीट लगने से किस वृक्ष के बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे। तो ये आपके साल के वृक्ष काटे गए थे बड़ी संख्या में कीट लगने के कारण। 200 प्लस क्वेश्चन पे जाने वाले हैं फ्रेंड्स। साल वृक्ष ये जो है ये आपके बोरोर नामक कीट से प्रभावित हो गए थे। और मध्य प्रदेश के किस स्थान पर वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। तो ये देहरादून का है आपका जबलपुर में है। फिर आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट वर्ड मिल जाए तो कहाँ लगाना है, भोपाल लगाना है। निम्न में से किस राज्य ने वनों का 100% राष्ट्रीयकरण। मध्य प्रदेश ने किया है 100% इसका राष्ट्रीयकरण। निम्न में से मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 25.21% था। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत बंजर भूमि है। तो बंजर भूमि जो है 21.75% है। निम्न में से मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है ये आपका पचमढ़ी है बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। इसके अलावा आपका पन्ना और अमरकंटक भी आपका बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में आता है। मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं। तो ये आपके सागौन के वन जो है ये MPPSC में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपके पाए जाते हैं 17.38 भाग पर सागौन के वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में बेहतरीन सागौन का जंगल डैश में पाया जाता है। तो ये आपके रातापानी बाघ अभ्यारण्य में बेहतरीन, आपके रायसेन जिले में रातापानी अभ्यारण्य में बेहतरीन ये इसका सागौन का जंगल पाया जाता है। निम्न में से किस जिले में विश्व की पहली टाइगर सफारी स्थापित की गई। तो ये जो है आपके 3 अप्रैल 2016 को सतना जिले में विश्व की पहली टाइगर सफारी स्थापित की गई। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा मध्य प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है।
बेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है ये आपके मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है और इस राष्ट्रीय उद्यान में बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में काले हिरण के आवास के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया? तो ये आपके काले हिरण के आवास के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व आपका कौन सा स्थापित किया गया है? ये आपका शाजापुर जिले में स्थापित किया गया है पहला कंजर्वेशन रिजर्व। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू की गई? पार्क इंटरप्रिटेशन योजना जो है ये आपकी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में लागू की गई। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका पन्ना गंगऊ अभ्यारण्य जो है ये जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ये आपके माधव राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय माधव का नहीं है फ्रेंड, सॉरी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है और इनमें से जो ऑप्शन है उसके हिसाब से सतपुड़ा है। और अगर इसमें कान्हा किसली होता तो ऑब्वियसली आंसर कान्हा किसली होता क्योंकि वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आपका राष्ट्रीय उद्यान है। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम डुबरी है? तो संजय राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम डुबरी है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की गई? धार जिले में पुराने डायनासोर के खोजे गए अंडे संरक्षित किए गए हैं। यहाँ पर धार में डायनासोर जीवाश्म पार्क की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अभी हाल ही में कठीवाड़ा में राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाने को मंजूरी दी है। ये कठीवाड़ा किस जिले में है? तो ये कठीवाड़ा जो है आपका अलीराजपुर जिले में है। यहाँ पर अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी गई है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान की ISO 9001 से 2008 अवार्ड प्रमाण पत्र प्राप्त है? ये भोपाल का वन विहार है, इसे ISO प्रमाण पत्र प्राप्त है। गिर के शेरों को रखने के लिए पालपुर कून्हों को चुना गया है, ये आपका श्योपुर में है। मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का सर्प उद्यान है आपका ये भोपाल में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में जीवाश्मीय अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है घगुआ जो है ये जीवाश्मीय अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। डिंडोरी जिले के शाहपुरा में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान घगुआ जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है। और चतुर्भुजनाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास स्थित है? तो चतुर्भुजनाथ मंदिर जो है ये गांधी सागर अभ्यारण्य के पास स्थित है। गांधी सागर अभ्यारण्य को वर्ष 1974 में अधिसूचित किया गया था और ये अभ्यारण्य 368 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य के अंदर चतुर्भुजनाथ का एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। सोन इस साल एक संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था। तो ये जो है आपका 1981 में घोषित किया गया था। सोन अभ्यारण्य 1981 में घोषित किया गया था। देखो ये क्वेश्चन जो है आपका ANM ट्रेनिंग सेक्शन में आया हुआ है 2016 में। कितना डीप का क्वेश्चन पूछ लिया है कि आपके अभ्यारण्य का भी सन पूछ लिया है। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन नेशनल पार्क से आते हैं बट यहाँ पर अभ्यारण्य पूछ लिया और उसका भी सन पूछ लिया है, तो आप कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता है, सब याद करना पड़ेगा। यह अभ्यारण्य जो है सोन अभ्यारण्य ये आपका 83.04 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है और यहाँ पर घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। एक दिन में सर्वाधिक कितने नए पौधे लगाने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बनाया है? तो एक दिन में 6 करोड़ नए पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। ये पौधे नर्मदा नदी के किनारे और 24 जिलों ने इसमें भाग लिया था। नर्मदा सेवा यात्रा के तहत कितने जिले में पेड़ लगाए गए थे? तो ये आपके 16 जिलों में पेड़ लगाए गए थे और 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक ये सेवा यात्रा चली थी। किस जिले में खाद्य पौधों के अनुसंधान मंच की स्थापना की गई है? खाद्य पौधों के अनुसंधान मंच की स्थापना जो है आपके सीहोर में की गई है। खाद्य पौधों के अनुसंधान मंच की स्थापना कहाँ की गई है फ्रेंड्स? आपके सीहोर में की गई है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला घनी वन आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है? तो घनी वन आवरण ये है आपका सीधी जिला जो है घने वन आवरण वाले जिले की श्रेणी में आता है। सीधी में कोरंडम खनिज का उत्पादन होता है। यहाँ सोन, बगदरा और संजय राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन में किसका उत्पाद किया जाता है? तो आपके साल के बीज व तेंदुपत्ते दोनों ही मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन में उत्पादित किए जाते हैं। दोनों ही मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था के अच्छे आधार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश सरकार का एक व्यापारिक एकाधिकार वाला उपज है? तो ये आपका साल है। साल जो है
साल के बीज मध्य प्रदेश के एकाधिकार व्यापार की उपज है, इस पे मध्य प्रदेश सरकार की मोनोपोली है साल के बीज पर। देवास में प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य है, देवास में जो प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य है वो है आपका खियोनी वन्य जीव अभयारण्य, देवास में प्रसिद्ध है। वन विहार भोपाल को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? ये पटवारी परीक्षा में पूछा गया है। वन विहार भोपाल को राष्ट्रीय उद्यान 1983 में घोषित किया गया था और ये 4.43 स्क्वायर किलोमीटर में है। तवा बांध तथा और मथाई आरक्षण वन कहाँ स्थित है? तवा बांध और मधाई आरक्षित वन कहाँ स्थित है? ये भी पटवारी 2017 में क्वेश्चन आया है। तवा मधाई आरक्षित वन कहाँ होंगे फ्रेंड्स? होशंगाबाद में होंगे, क्योंकि तवा नदी आप सभी को पता है। अगर मधाई नाम ना भी सुना हो तो तवा तो सभी को पता है कि होशंगाबाद की नदी है, तो उसी के ऊपर तवा बांध बनेगा। तो ये होशंगाबाद जिले में स्थित है और तवा बांध जो है तवा नदी पर स्थित है। इसका उद्गम होशंगाबाद के पचमढ़ी के महादेव पर्वत श्रृंखला से की कालीभीत पहाड़ियों से होता है। इसके साथ साथ आपको मधाई आरक्षित वन याद रखना है, ये भी आपका होशंगाबाद में है। और ये ख़त्म हो चुका है हमारा ये वाला चैप्टर। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 7 मध्य प्रदेश की नदियाँ। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप इसके पहले के सारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और प्लीज़ अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने सजेशंस को। इसके अलावा आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।